तेजतर्रार नेता राजन सुशांत हमेशा अपने प्रहारों के लिए जाने जाते हैं। राजन सुशांत ने आज मीडिया से रूबरू होते हुए वर्तमान राजनीति पर कड़े सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि जनता का आज नेताओं से विश्वास उठ गया है, क्योंकि नेताओं ने जनता को सिर्फ वादे दिए हैं और कुछ भी नहीं। श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं इस देश के महान प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की आज पुण्यतिथि पर उनको अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही मैं पालनपुर में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं आदरणीय श्रीमती संतोष शैलजा जी को, जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता आदरणीय श्री शांता कुमार जी के जीवन संगनी रही हैं, निरंतर उनकी प्रेरणा का स्रोत रही हैं। आज उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पालनपुर के मीडिया के भाई और बहनों, आप जानते हैं कि देश को आज़ाद हुए 73 साल से भी ज़्यादा समय हो गया। सौभाग्य से आज़ादी तो मिली, लेकिन दुर्भाग्य से इतने सालों की आज़ादी के बाद भी आज देश की जनता का विश्वास राजनीतिक नेताओं के आचरण के कारण डगमगा गया है, क्योंकि इतने वर्षों में जनता को नेताओं की तरफ से केवल झूठे वायदे मिले हैं, आश्वासन मिले हैं और कोरे सपने ही परोसे गए। उनकी कथनी और करनी में भारी अंतर रहा है। हिमाचल प्रदेश की देवभूमि के आप सभी हिमाचल वासी भी इसी धोखे, छलाव और षड्यंत्र के भुक्तभोगी और शिकारी रहे। मैं इन मुद्दों को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। वैसे तो प्रदेश में, इस देवभूमि में अनेकों मुद्दे हैं, लेकिन जो हम समझते हैं, जो प्रमुख मुद्दे हैं, उनमें सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। आज 72 लाख की जनसंख्या वाले इस छोटे से पहाड़ी राज्य में 10 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं और 3 लाख अनरजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। और इसके अतिरिक्त हर साल 60,000 नौजवान बेरोजगारों की इस लंबी सेना में जुड़ रहे हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा एनपीएस का है। लगभग 1 लाख कर्मचारी और अधिकारी 2003 में बनाए गए काले कानून से त्रसित हैं, पीड़ित हैं, और इन काले कानूनों ने अब डसना भी शुरू कर दिया है। हाल ही में जो सेवानिवृत्त हुए हैं कर्मचारी, उनको 500 रुपया, 700 रुपया, 1000 रुपया, 1200 रुपया, 1500 रुपया तथा कथित पेंशन देकर भूखमरी, बदहाली और कंगाली का जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया गया है। जबकि इसी हिमाचल प्रदेश में 2003 के बाद चुने हुए विधायकों ने अपने लिए एनपीएस लागू नहीं की, ओपीएस को जारी रखा हुआ है। और अफसोस से कहना पड़ता है, जहां कर्मचारियों को 500, 1000 रुपया महीने की पेंशन दे रहे हैं, यह राजनीतिक पेंशन भोगी अगर एक दिन के लिए भी विधायक चुन लिए जाते हैं तो 2003 के बाद वाले भी लगभग महीने का 90,000 रुपया पेंशन आज भी ले रहे हैं। प्रदेश के लगभग 1.5 लाख पेंशन भोगी जो ओपीएस के अंतर्गत आते हैं, कई सालों से एक मांग कर रहे हैं कि हमें बुढ़ापे में गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए हमारी पेंशन में महंगाई भत्ते को मूल वेतन में, मूल पेंशन में जोड़ दिया जाए और 65 साल, 70 साल और 75 साल की आयु प्राप्त होने पर क्रमशः 5%, 10% और 15% की बढ़ोतरी की जाए। अभी वो इंतजार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारी, जिनकी संख्या 2 लाख से ज्यादा है, जो सेवारत हैं,
सरकार के तानाशाही रवैये के कारण उनका महंगाई भत्ता अगस्त 2021 तक रोक दिया गया है, जबकि हम सब जानते हैं महंगाई भत्ता सीधा महंगाई से जुड़ा है। महंगाई रुकी नहीं है, महंगाई कम नहीं हुई है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन महंगाई भत्ता रोक दिया गया है। हमारे सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, भविष्य में जो सेवानिवृत्त होंगे उनके लिए न्यू एनपीएस की एक प्रपोजल तैयार कर ली गई है, जिसके तहत कल को जो रिटायर होकर आएंगे उन सेना के कर्मचारियों का, सैनिकों का और अधिकारियों का भी पेंशन 30% कटौती करने का प्रस्ताव लगभग तैयार कर लिया गया है। एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा कुछ दिनों से सुनने में आ रहा है। देश की लगभग 15,000 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और 7,500 किलोमीटर तटीय सीमा, लगभग जोड़ के 23,000 किलोमीटर, ये सीमाएं जो हैं आज तक इनकी मैपिंग का काम संवेदनशीलता की वजह से, सुरक्षा की वजह से, गोपनीयता की वजह से सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता था। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है इस अति संवेदनशील काम को भी प्राइवेट कंपनियों के हाथों में सौंपने का षड्यंत्र तैयार हो गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं स्थितियां बिगड़ रही हैं। किसान, बागवान, 3 काले कानून निरंतर 47 दिनों से एनसीआर दिल्ली में आंदोलनरत हैं, 50 से ज्यादा शहीद भी हो गए हैं। तानाशाही सरकार टस से मस नहीं होना चाह रही है, अदानी अंबानी के आगे बिक चुकी हैं। और इन काले कानूनों का असर हिमाचल के किसानों, बागवानों के साथ 72 लाख उपभोक्ताओं पर भी पड़ने वाला है, जो अभी हिमाचल के लोग पूरी तरह गंभीर नहीं है। मैं चिंतित हूं। मैं गया था पिछले दिनों में इस आंदोलन को लामबंद करने के लिए हिमाचल के मंडी जिला में बल में, शिमला में ठियोग में, सिरमौर में, पांवटा में, नालागढ़ में, ऊना में, सब जगह किसानों और बागवानों की मैं सारी व्यथा सुन के आया हूं। हिमाचल में भी अदानी ने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। कोल्ड स्टोरेज बड़े बड़े बना लिए गए हैं। आने वाला समय हिमाचल के लिए भी बड़ा चिंता का होगा। इसलिए इन सारी समस्याओं के बारे में आज नई राजनीति शुरू करने की आज प्रक्रिया में देवभूमि के पालमपुर से शुरू कर रहा, क्योंकि भुगता है देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने। चुनाव में झूठे वायदे कर लिए जाते हैं। 15 लाख रुपया दिया जाएगा आपको, 2 करोड़ को रोजगार दिया जाएगा साल में, ना जाने क्या क्या वायदे किए जाते हैं। लेकिन जब लोग ताकत दे देते हैं, सरकार में आ जाते हैं, तो देश के नेता मजाक उड़ा के कहते हैं ये तो हमने मजाक किया था, ये कोई वायदा थोड़ी किया था। मुकर जाते हैं, कोर्ट में जा नहीं सकते हैं। इसलिए देश की राजनीति में एक नया मोड़ लाने के लिए आज मैं प्रयास कर रहा हूं। अब समय आ गया है, देश के लोग विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए नेता जो वायदा करे वो कानूनी प्रक्रिया के दायरे में आए। इसके लिए आज से मैं प्रक्रिया शुरू कर रहा हूं कि जो बोलना है, जो वायदा करना है, उसके लिए एफिडेविट दो जनता को लिख के। आज पालमपुर में एक एफिडेविट दे रहा हूं, छप रहा है। थोड़ी देर में मैं उचित अधिकारी से संज्ञान लेकर के उनके सत्यापित करा करके आपको भी उसकी एक कॉपी देने वाला हूं, ताकि मैं जो बोलूंगा कल को मैं अगर पूरा नहीं उतरता हूं तो कोर्ट में प्रदेश का कोई भी वासी खड़ा हो सकता है और मुझे उचित दंड दिया जा सकता है। आज उस एफिडेविट में मैं जो लिख रहा हूं वो ये है कि मैं शर्त लिखता हूं कि उपयुक्त जितनी समस्याएं हैं उनको निजात दिलाने के लिए मैं और हमारी पार्टी सभी वर्गों को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी तथा हिमाचल सरकार पर दबाव बनाकर इन्हें हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मेरी भूमिका भी विपक्ष में है, मैं सत्ता में नहीं हूं। मैं यही कर सकता हूं
हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधायक, सांसद तथा भाजपा के नेताओं से हम मांग करते हैं कि जिस तरह आपने 8 जनवरी 2021 को, इसी शुक्रवार को, हिमाचल प्रदेश में चल रहे शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के दौरान भी, चुनाव आचार संहिता के दौरान भी आपने एक नोटिफिकेशन जारी किया, 110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया बजट के अंदर, और आपने DCRG, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी देने का प्रावधान किया NPS के कर्मचारियों के लिए, जो 2003 और 2017 के बीच में लागू होगा। आपने अधिसूचना जारी कर दी है, विभागों को ऑर्डर आ गए हैं। आज मैं मांग करता हूं उसी तरह आज ही आप, अर्थात 11 जनवरी 2021 को ही, उसी तरह प्रदेश में से एक और अधिसूचना जारी करें कि आज 11 जनवरी 2021 से हिमाचल सरकार NPS को हटाती है और OPS को लागू करती है। जिस खजाने से आपने 110 करोड़ का पैसे का प्रबंध किया है, मैं समझता हूं उसी खजाने से OPS लागू करने के लिए पैसे का प्रबंध किया जा सकता है। इसके साथ साथ मैं ये चाहता हूं कि उपरोक्त जो मैंने सभी मांगे की हैं, इन सारे वर्गों की समस्याओं का समाधान करने हेतु आप धन का प्रावधान करें, नोटिफिकेशन जारी करें और देश की सुरक्षा और सैनिकों के लिए भी जो विरोधी कानून आ रहे हैं, प्रावधान आ रहे हैं, उनका विरोध करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालें और साथ में घोषणा करें किसान विरोधी, बागवान विरोधी और उपभोक्ता विरोधी जो कानून आ रहे हैं हम प्रदेश में लागू नहीं करेंगे। मैं चाहूंगा यदि राजन सुशांत एफिडेविट दे सकता है तो मुख्यमंत्री जी, आप भी, आपका मंत्रिमंडल भी, आपके विधायक भी, सत्ताधारी दल का, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी और सारे पदाधिकारी भी इसी पैटर्न पर एफिडेविट जारी करें। लोकतंत्र में एक स्वस्थ परंपरा हम शुरू करें। कांग्रेस पार्टी जिसकी प्रदेश में बारी बारी से सरकार रही है, लेकिन अपनी सरकार के होते हुए भी उन्होंने इन सारी समस्याओं के बारे में कुछ नहीं किया है, कोई समाधान नहीं दिया है। मैं उनसे भी मांग करता हूं वो अपनी असफलताओं के लिए, नालायकियों के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगे और जिस तरह से मैंने एफिडेविट लिख के दिया है वो भी लिख के दें और भविष्य में सारे वर्गों का पूर्ण सहयोग करें। उनकी समस्याओं का हल करने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, उसके लिए एफिडेविट में लिख के दें कि हम भी राजन सुशांत की तरह इन वर्गों के साथ कंधे से कंधा मिला करके सहयोग करेंगे, आंदोलन करेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे। इस तरह वो प्रायश्चित करें। मैं आज एफिडेविट दे करके वचन देता हूं हिमाचल प्रदेश की जनता को, आपके आशीर्वाद से निकट भविष्य में हमारी सरकार आने पर हमारी सरकार 24 घंटे के अंदर अंदर NPS हटा करके OPS लागू करेगी। और 24 घंटे का मतलब 24 घंटे होगा। एफिडेविट में दे रहा हूं, सोच समझ के दे रहा हूं, कहां पैसा आएगा मैंने सोचा हुआ है। 24 घंटे के अंदर अंदर OPS लागू करूंगा। इस प्रदेश के 1 लाख इन कर्मचारी भाइयों को और अधिकारियों को मरने नहीं दूंगा। मैं वचन देता हूं 1 माह के भीतर ही सरकार बनने पर कर्मचारियों की बहुत पुरानी 1.5 लाख पेंशनधारियों की बड़ी पुरानी मांग 5%, 10%, 15% पेंशन की बढ़ोतरी, जिससे गरिमापूर्ण वो जीवन जी सकें, वो हम लागू करेंगे। मैं ये भी वचन देता हूं सरकार बनने के 1 साल के अंदर अंदर ये 2000, 3000 और वो भी लंगड़े रोजगार नहीं देंगे, बल्कि निश्चित रोजगार कम से कम पहले ही साल में हम
हिमाचल प्रदेश के 2 लाख बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे। कहाँ से पैसा आएगा? मेरे पास साधन है, मैं जानता हूं कहां से लेना है। 2 लाख बेरोजगारों को 1 साल के अंदर अंदर एक निश्चित रोजगार का प्रबंध हम करेंगे। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो न्यू एनपीएस तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर मैपिंग का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसका विरोध में हम केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे। मैं ये भी वचन देता हूं, किसान, बागवान तथा 72 लाख देवभूमि के उपभोक्ताओं के जो विरोधी काले कानून हैं, उनको देवभूमि में लागू नहीं होने देंगे, बल्कि इनके कल्याण के लिए, उत्थान के लिए तथा हितों की रक्षा के लिए प्रदेश में कानून बनाएंगे तथा कल्याणकारी योजनाओं का भी निर्माण करेंगे। इसी तरह से मैं प्रदेश के सभी वर्गों अर्थात मजदूर, कामगार, दुकानदार, व्यापारी, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, टेक्निकल असिस्टेंट, ग्राम रोजगार सेवक, पंचायत सचिव, पंचायत सहायक, कंप्यूटर शिक्षक, कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्स, सेल्फ फाइनेंस सहित सभी लंगड़ा रोजगार वालों को और साथ साथ में करना मूल का आधार वालों को, ट्रांसपोर्ट, होटल इंडस्ट्री, निजी शिक्षा संस्थाओं के साथ साथ पुलिस विभाग, शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों, प्राध्यापकों और लाखों लाखों विद्यार्थियों की नियमितीकरण की मांग, पदोन्नति की मांग, प्रदेश के सब डिवीजन हेडक्वार्टर्स के अंदर कोचिंग सेंटर खोलने की मांग, एग्जामिनेशन सेंटर खोलने की, इन सारी मांगों को हम सरकार बनने पर उच्च प्राथमिकता देंगे। आज ये बातें केवल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, इस देवभूमि से मैं एफिडेविट जो थोड़ी देर में आ रहा है, मैं आप मीडिया के सारे भाइयों को भी उसकी एक कापी दूंगा। और हम चाहेंगे ये सिस्टम तुरंत हिमाचल में लागू होकर देश में भी लागू हो। किसी राजनीतिक नेता को ये इजाजत नहीं दी जा सकती है, अब किसी राजनीतिक पार्टी को इजाजत नहीं दी जा सकती है कि लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके सत्ता में आए और देश को बेचने का काम शुरू कर दें। देश गहरे संकट में है, तानाशाही आ रही है, लोकतंत्र खतरे में है। आपके बंदरगाहें, आपके हवाई अड्डे, आपकी LIC, आपकी रेलवे, आपकी बड़ी बड़ी संस्थाएं धीरे 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 करके मारी जा रही हैं। BSNL और बाद में उनको अदानी, अंबानी जैसे, मैं बड़े तथ्यों के साथ बोल रहा हूं, इस देश के केवल 15 बड़े उद्योगपतियों और 15 में से भी 2 उद्योगपतियों अदानी और अंबानी को नीलाम किया जा रहा है, नीलाम किया जा रहा है। देश को जागना होगा। देश गहरे षड्यंत्र में है, हालात बिगड़ रहे हैं। 1 और 10 करोड़ नौजवानों को 2 वक्त की रोटी नहीं है, और दूसरी ओर इसी देश में महारानी विक्टोरिया से भी ज्यादा ऐशोप्रस्त करने वाली एक और महारानी है, जिसको जन्मदिन के ऊपर उसका पति इस लोकतंत्र में 230 करोड़ का हवाई जहाज गिफ्ट कर रहा है। यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज व्याख्या की जरूरत है, हमको राजतंत्र चाहिए कि लोकतंत्र चाहिए, हमको पूंजी तंत्र चाहिए कि समाजवाद चाहिए, हमको 2 लोग 10 लोग पालने हैं कि देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की चिंता करनी है। अंदर अंदर लावा सुलग रहा है, क्रांति की तैयारियां हैं। इसलिए आज मैं इस एफिडेविट की प्रक्रिया के द्वारा एक नई राजनीति की शुरुआत कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं प्रदेश की जनता का आशीर्वाद और सहयोग भी मिलेगा, और मेरे मीडिया के भाइयों का भी इस पवित्र काम में सहयोग मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। सर, आपकी जितनी भी महत्वपूर्ण जो घोषणाएं हैं और प्रेस वार्ता है पालमपुर में ही की जाती है, ऐसा क्यों? मैं इसलिए कि पालमपुर को लगभग बहुत महत्व देता हूं, भौगोलिक स्थितियों से भी और राजनीतिक स्थितियों से भी। और मैं कह सकता हूं कि मेरे निजी तौर पर मेरे लिए ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शिमला महत्वपूर्ण है। जो घोषणा मैं शिमला में करना चाहता हूं, वही मैं पालमपुर में भी करना चाहता हूं।
और आने वाले दिनों में पालमपुर एक बहुत ही बड़ी जगह बनने जा रही है, जिसकी शुरुआत अभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से हुई है। निकट भविष्य में परमात्मा ने चाहा तो जो मेरे जिलों की मांग है, प्रदेश में और 6 जिले बने तो पालमपुर जल्दी ही हम एक जिला बनाने के लिए भी प्रयास करने वाले हैं। सर, पंचायती राज चुनाव तो हो गए, अभी नगर इसके चुनाव आएंगे निगम के, तो यहाँ पे आपके कैंडिडेट उतार रहे हैं आप? नहीं, हमने पार्टी को से तय किया है, क्योंकि अभी हमारी पार्टी पैदा ही हो रही है जी। मैं गलतफहमी में नहीं हूँ, शून्य से यात्रा शुरू कर रहा हूँ। अभी इस स्थिति में हो गया हूँ कि मैं क्वालिफाइंग प्लेयर तो बन गया हूँ। लोगों को इतना तो हमने बता दिया है कि लोगों में चर्चा है कि कोई थर्ड फ्रंट आ रहा है, लेकिन अभी हम इतने सशक्त नहीं हैं। जैसे हम सशक्त हो जाएंगे तभी सोचेंगे। अभी हम इन चुनावों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं प्रदेश की जनता से अपील कर रहा हूं कि जो मैंने मुद्दे दिए हैं, इन मुद्दों के बारे में, जैसे मैंने आज एफिडेविट दिया है, जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं आपके पास आते हैं, मैं उसका परफॉर्मा रिलीज कर रहा हूं। उस परफॉर्मे को लें और सारे उम्मीदवारों से उसको भरवाएं। जो उम्मीदवार ये एफिडेविट भर के देते हैं कि हम आपके मुद्दों का सपोर्ट करते हैं, उनका साथ दें, आशीर्वाद दें, पार्टीबाजी ना देखें। और जो बीच बीच में से निकलना चाहते हैं, मैं तो बीजेपी का हूं, मैं एमएलए का आदमी हूं, मैं मंत्री का आदमी हूं, उनका कड़ा विरोध करें। जो समर्थन देते हैं उनका समर्थन करें, और नहीं देते हैं समर्थन तो जो बहुत से लोग इंडिपेंडेंट्स भी आ रहे हैं, अच्छे लोग आ रहे हैं समाज के, तो उनको चुनाव में जिता के भेजें, क्योंकि राजनीति पलटा खाने वाली है। राजनीति बदल गई है, कल के जो नतीजे भी आए हैं, दावे जो मर्जी करें, लेकिन स्थितियां संभलना शुरू हो गई हैं। क्या 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 स्थिति? आपका जैसे कि सब कुछ स्पष्ट किया, तो नेताओं के जो वेतन भत्ते उस पर क्या रुख रहेगा आपका? वेतन भत्तों पर भी यही तो हम चाह रहे हैं। अभी तो बहुत कुछ राजनीति में सुधार करने की जरूरत है। पहले पेंशन से तो शुरुआत करें। मैंने विधानसभा में भुगता है, हमने यही कहा था, आपको मौज है, खुद ही तनख्वाह बढ़ाने वाले हैं और खुद ही फैसला करने वाले हैं। कभी ऐसा होता है? हमने सुझाव दिया था, हम करेंगे आने वाले समय। अभी तो पहली कड़ी दे रहा हूं, राजनीतिक सुधारों में हम ये भी करेंगे पार्टी की ओर से, जैसे कर्मचारी और अधिकारियों को वेतन आयोग के साथ जोड़ा गया है, अब राजनीतिक नेताओं को भी वेतन आयोग के साथ जोड़िए, और ये असमानता नहीं होगी। कभी तो रखो कि एक आदमी को मिनिमम पेंशन आप 10,000 दे रहे हैं, तो मैक्सिमम की तो को सीलिंग लगाओ। ये तो नहीं हो सकता एक दिन एमएलए बन के आ गया, कोई समाज की सेवा नहीं की है, अगले दिन विधानसभा भंग होगी और आप 90,000 रुपया पेंशन ले रहे हैं। एक आदमी 25 साल सेवा करके आ गया है, इतना वेल क्वालिफाइड है, रिटायर होके आ रहा है और उसका 1,000 रुपया पेंशन दे के धक्का मार के मरने के लिए भेज रहे हैं। ये लोकतंत्र नहीं है, यही राजतंत्र है। यही तो शोषण है। यही अंग्रेज करते थे, यही आगे आने वाले लोग करते थे। सर, जैसे कि आपने किसान आंदोलन का समर्थन किया, तो जैसे कि अभी हिंसक घटनाओं पे भी उतारू हो गए हैं, जैसे कि आपने हरियाणा में सुना, इसके ऊपर आपका क्या? नहीं, हम तो हिंसा के खिलाफ हैं। किसान आंदोलन इसीलिए फैल रहा है कि अहिंसक है, लेकिन सत्ता के लोग बखलाहट में हैं। उन्होंने बहुत कुछ प्रचार किया, जी आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, फौरन से पैसा आ रहा है, पिज्जा खाते हैं, मौज करते हैं। किसान सहन करता रहा। 5 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग भी उस आंदोलन में हैं। गैर राजनीतिक आंदोलन है। सरकार परेशान है, क्या करें? अदानी अंबानी को खुश करें कि करोड़ों किसानों को खुश करें? वो भी बंदूक लेके बैठे हुए हैं। अदानी अंबानी भी, जिन्होंने लाखों लाखों करोड़ रुपया चंदा दिया हुआ है, वो व्यापारी हैं। एक तरफ तो जाना पड़ेगा सरकार को। 4 लोगों को संभालें या देश के करोड़ों लोगों को संभालें, यही तो निर्णय होने वाला है थोड़े दिन में। जब चुने हुए राजनेताओं को सुरक्षा के पहरे की जरूरत पड़ जाए तो समझो स्थितियां भयंकर हैं।